वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, जय हिंद। 13 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। अब आपको वीडियोस रेगुलरली भी मिलेंगी। थोड़ा इशू था वीडियोस में, टाइम से नहीं आ पा रही थी 2-3 दिन की। बाकी आपको ये वाली वीडियोस अब रेगुलरली मिलेंगी, आप इसको कंप्लीट करते रहिए। 13 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, मान लीजिए आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो आप ये है हमारा नंबर, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी और सब चीजें ले सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। और साथ ही साथ ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारी अपडेट्स और सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके अलावा देखिए भाई, डेली के करंट अफेयर्स में मैंने 12 और 13 अक्टूबर को यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को मिक्स करके बनाए हैं, ताकि आपकी 12 अक्टूबर के जो छूटे हैं और 13 अक्टूबर का मिक्स हो जाए। पहला है विमेन वांट चेंज, महिलाएं बदलाव चाहती हैं या नहीं? महिलाएं बिल्कुल चाहती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड के बारे में। ट्रेडिशनल मेडिसिन, टेली मानस सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ये दोनों तो आप मेंस के लिए भी पढ़ के चले जाओगे, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर एआई और इंडिया का स्पेस टेक इंडस्ट्री, ये इसके बारे में मैं पूरा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा इंडिया की स्पेस टेक इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि क्या है, क्या चीजें हैं, हर चीज के बारे में डिटेल में। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छे से सब लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला, महिलाएं चेंज चाहती हैं, तो बिल्कुल चाहती हैं, एथिक्स के पेपर में भी काम आएगा ये लिखने के लिए। और जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे इसमें, क्योंकि आपका सीएपीएफ का जो ऐसे राइटिंग होता है, मान लीजिए उसमें ऐसे राइटिंग में यही ऐसे आ जाए, वुमेन वांट चेंज, अब आपको बताना होगा, मान लीजिए आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आ जाए कि महिलाएं चेंज चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। राइट, और ये चेंज किसके बारे में बात कर रही है? ये बात की जा रही है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्वेशन कर दी गई है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा और विधानसभा। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये वाली सीट का रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं है और विधान परिषद में भी नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नहीं है। तो हमेशा से भारत ने जेंडर इनइक्वालिटी का सामना किया है, बिल्कुल। आप में से बहुत से बच्चे मेल होंगे, सुन रहे होंगे जो वीडियो को, चाहे वो मेल है पर फिर भी वो बता सकते हैं कि हाँ, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। महिलाएं तो बता ही सकती हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है, महिलाएं तो बताएंगी बताएंगी इस बारे में, क्योंकि वो तो इसमें इसकी झेला है। लेकिन मेल भी बताएंगे यहाँ पर। अब तो मुझे ऐसे लगता है भाई कि यार मेल्स के साथ भी बहुत भेदभाव होता है आजकल तो। मतलब अब तो एक नया भी आर्टिकल छपना चाहिए कुछ टाइम में, अभी तो नहीं छपेगा ये आर्टिकल, इसको आने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन ये भी एक आर्टिकल छपेगा कि आदमी लोग भी चेंज चाहते हैं, अब मैन भी चेंज चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ भी खूब भेदभाव हो रहा है आजकल। तो ये वही चीज है, जो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जल्दी शादी करवा दी जाती है, शादी के बाद काम नहीं करने दिया जाता, या बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स जो है, क्या ये जो रिजर्वेशन का स्टेप सरकार ने लिया है, क्या ये सही स्टेप है? हाँ, तो इसके फेवर में भी बात करते हैं। पहले तो हम फेवर में ज्यादा बात करेंगे इसकी हम लोग, क्योंकि एम्पावर्ड होंगी महिलाएं, बिल्कुल आपको पता है ये चीज कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो उनको एम्पावरमेंट बढ़ेगी, उनके रोल मॉडल यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि पार्टिसिपेट करना उनका, यंग वुमेन पार्टिसिपेट कर सकेंगी, पर्सपेक्टिव लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, वुमेन जो है वो ज्यादा और पॉलिसीज में आगे बढ़ना, डिसीजन मेकिंग पावर में हेल्प करना, ये भी क्लियर हो जाएगी कि वुमेन कैन टेक डिसीजन। बहुत से लोगों को ये समस्या है और ये बारे में पता ही नहीं है कि वुमेन भी डिसीजन ले सकती हैं, और उनको डिसीजन लेने का मौका ही नहीं दिया जाता ना। उनको तो ये कह के बोल दिया जाता है कि इनको तो समझ ही नहीं है, इनको क्या दुनिया की समझ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक एजुकेटेड महिला से बात करो या आप एक अनएजुकेटेड महिला से बात करो, जीवन की समझ उसको भी उतनी ही होती है जितनी एक मेल को होती है। हाँ, वो बात अलग है कि जो आदमी लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा बाहर जाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा चीजों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं थोड़ा सा होम मेकर होती हैं, थोड़ा सेंसिटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रकृति ने ऐसा बनाया है। इसमें आप प्रकृति से तो लड़ाई नहीं लड़ सकते ना,
जो है वो एक्सेप्ट करना है, जो सच्चाई है। मैं सच्चाई से बिल्कुल जो है वो मानने को बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, महिलाएं फिजिकली थोड़ी सी वीक होती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मेरा भाई जीतेगा, मेरा भाई, मुझे पता है, इस लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग भी जानते हो, ही इज फिजिकली स्ट्रोंगर देन मी, ठीक है। मैं नहीं कर पाऊंगी वो चीज। आजकल बहुत वायरल होती हैं चीजें, है ना। तो ये सब बस सच्चाई है, इसमें झूठ क्यों बोलना। हमें ऐसा नहीं है वुमेन को कि इक्वालिटी चाहिए फिजिकली आप हमको इक्वल मानो, नहीं। हम है ही नहीं इक्वल फिजिकली, हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। हमारे में उतना करने का सामना नहीं होता, हमारी बॉडी उतना अलाउ नहीं करती हमें, फिजिकली नहीं है हम में। हम कुछ भारी सामान उठाना है तो सोचते हैं, ठीक है। मैं एक एवरेज महिला की बात कर रही हूँ जिसमें मैं भी आती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि सारी महिलाएं नहीं उठा सकती, बिल्कुल उठा सकती हैं, हम में से बहुत ज्यादा स्ट्रांग महिलाएं हैं, उठा सकती हैं। मैं पर एवरेज महिलाओं की बात करूँ तो वो नहीं उठा सकती जितना एक मेल कर सकते हैं। हमें फिजिकली इक्वालिटी चाहिए भी नहीं। हमें अगर रिजर्व ये सब जो बातें चल रही है ना, वुमेन वांट चेंज, हमें चेंज चाहिए कि जैसे आप सब कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हो, बाहर जाकर के सीईओ बन सकते हो, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो, तुम फीमेल भी कर सकती है वो काम। उनको अपॉर्चुनिटीज दो, उनको एजुकेट करो। महिलाओं को ये चीजें चाहिए कि एजुकेट करिए, करने से पीछे ना हटने दे हमें। एजुकेशन पे हमें ध्यान देने दे, हमें अपने जॉब करने दे, हमें अपने आप को प्रूव करने दे। जैसे एक मेल प्रूव कर सकता है, घर चला सकता है, महिलाएं भी चला सकती है। ये बात, महिलाएं रोटी भी बना सकती हैं और रोटी भी कमा सकती हैं। ये चीज के लिए हमें इक्वालिटी चाहिए, फिजिकली नहीं चाहिए। फिजिकली भगवान ने ही हमें ऐसा बनाया, हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तो स्पेशली इस चीज की इक्वालिटी चाहिए। मुझे फिजिकली नहीं, मुझे स्ट्रेंथ के मामले में, मुझे मुझे एजुकेशन के मामले में, अपॉर्चुनिटीज के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए मेल फीमेल का। क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से अग्री करते हो तो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में, पता चले मेरी सोच कितने लोगों से मैच करती है। और कोई मेरी बात से डिसअग्री करता है तो बिल्कुल आई एम वेलकम कि आप मुझे इस बारे में बताएं कि मैं कहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे विचारों में कुछ गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मेरिटोक्रेसी। अगर मैं अगेंस्ट की बात करूं तो वुमेन का ऐसा कहना है कि मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है, विरोध है जो इसके, वो ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण आप दे रहे हो तो योग्यता तंत्र के सिद्धांत को कमजोर कर रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। होमोजेनिटी खत्म कर रहे हो, मतलब वुमेन एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आप इक्वालिटी की बात करते हो और इक्वालिटी में आप सीट फिर रिजर्वेशन कर रहे हो, तो इक्वालिटी कहाँ रहेगी मेल के साथ। चलो ये पॉइंट फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, बाकी दो पॉइंट्स तो विरोधियों का गलत है ना। अब ये मान लीजिए रिजर्वेशन पूरा आ गया, अभी तो ये 2029 तक आएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सोसाइटी के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका कि स्टीरियोटाइप्स ऐसा कहते हैं, मतलब स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पुरानी पुरानी रूढ़िवादिता है वो ये कह सकती है कि एक पर्सन को जेंडर के बेस पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैं भी मानती हूँ, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा करो, लेकिन हम उसी को तो रिजर्वेशन देते हैं ना जिस जो आगे नहीं बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ा दो फिर फीमेल को, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बढ़ाने नहीं देते इसलिए तो रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एक बात है, चलो बात तो ठीक है। वैसे कोविड-19 की वजह से जेंडर इनइक्वालिटीज और खराब हो गई हैं, लोगों के काम जो है उसमें और दिक्कतें आ गई हैं, बर्डन हो गया है ज्यादा। तो वुमेन यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती हैं। इस पूरे सिनारियो में एक फीमेल एक घर को चलाने में बहुत हेल्प कर सकती है। तो महिलाओं को यहाँ पर उनका, अगर ये सब हो जाता है, तो पहले भी ऐसी बहुत महिलाएं रही हैं जो लोगों के लिए एक प्रेरणादायक रही हैं, जैसे कि पहले भी बहुत सी महिलाएं रही हैं, किरण बेदी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। ये सारी ऐसी यहाँ पर रही हैं जिन्होंने अपने कॉम्पिटेंस, अपने इंटेलिजेंस से लोगों तक अपनी पॉलिटिकल एजेंडास को पहुंचाया है। और एजुकेशन और क्लास लीडरशिप को आगे बढ़ाया है। उनके साथ तो बात अलग है कि उतना ज्यादा इम्पैथी नहीं दिए जाती, थोड़ा सा उनको जो है विशेषाधिकार कम दिए जाते हैं, बट किया जा सकता है। अब जैसे हिस्टोरिकल के बारे में बात करूं मैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस याद है आपको 1930s में। सरोजनी नायडू, बेगम जहानारा शाहनवाज। जहानारा शाहनवाज एक ऐसी फीमेल थी जिन्होंने, अकेली फीमेल थी जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड की थी। इसके अलावा सारे मेल्स थे वहां पर, बट इन्होंने अटेंड करी थी। तो ऐसा है कि भाई ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन ये सब चलाना, कमला चौधरी, मालती रॉय, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में केवल 15 फीमेल थी, केवल 15।
ठीक है, तो हिस्टोरिकली भी हम देखें तो हमारी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं रही है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं 15 फीमेल की बात करूं तो उसमें कौन कौन थी, नाम लिखवा देती हूँ मैं आपको। अम्मू स्वामीनाथन, आपको आते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लो मेरे साथ। नहीं आते मैं याद करवा रही हूँ, याद कर लो इसको। आते हैं क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी फीमेल थी, तो आपको पता होना चाहिए ना। अभी एनी लिख रही हूँ मैं, आधे बच्चों के दिमाग में एनी लिखने के बाद मैंने स्टॉप कर दिया। अब बेसेंट आ रहा होगा दिमाग में, आ रहा है ना, कि एनी क्या बेसेंट ही होगी? नो, एनी बेसेंट नहीं थी। एनी बेसेंट की जगह एनी मैसेक्रीन थी। यही तो याद करना है बेटा जी, यही तो चीजें एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद सरोजिनी नायडू, फिर अमृता कौर। अमृता कौर वो फीमेल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी, पता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, 389 मेंबर्स थे वहां पर, उसमें से 15 फीमेल थी। अमृता कौर वो फीमेल थी जो आगे चल के इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी, और वो भी फीमेल, महारानी अमृता कौर। ठीक है, सरोज नायडू के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, 1925 के कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, ये सब आप जानते हैं। उसके अलावा कमला चौधरी, मालती रॉय, दुर्गाबाई देशमुख, सुना है भाई इनका नाम, इनके नाम पे कॉलेज भी है दिल्ली में। ठीक है, बहुत ही फेमस लेडी हो गई हैं, बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी थी, बहुत मदद करी इन्होंने अपने आजादी के समय में। और इसके अलावा जो ये कमला चौधरी का नाम मैंने लिखवाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही फीमेल है जिन्होंने गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा मदद करी थी आगे बढ़ने में। ठीक है, उसके बाद पूर्णिमा बैनर्जी, इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। यहाँ लिख रही हूँ मैं नाम बाकी के। बेगम ऐजाज रसूल, ये इकलौती फीमेल है। ठीक है, अब भाई कंफ्यूज मत होना, ये वाली बेगम जहानारा शाहनवाज थी, ये अलग है, और ये बेगम ऐजाज रसूल है। जहानारा शाहनवाज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गई थी, और बेगम ऐजाज रसूल इकलौती फीमेल मुस्लिम कैंडिडेट थी यहाँ पर, इकलौती थी। ठीक है, फीमेल में मुस्लिम की मैं बात करूँ स्पेशली तो। ठीक है, उसके अलावा हंसा मेहता थी, जो कि यूएन तक भी गई थी, मैं यहाँ लिख रही हूँ 10th नंबर का नाम, हंसा मेहता। ये उषा मेहता नहीं है, उषा मेहता अलग है, हंसा मेहता अलग है। उषा मेहता वो थी जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो सर्विसेज शुरू करी थी जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, वो अलग है। ये है हंसा मेहता। ठीक है, ये एडवाइजरी कमेटी में बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्होंने रोल प्ले किया था। एडवाइजरी जो होता है ना, मतलब एडवाइस करने के उसमें, तो इन्होंने काफी हेल्प किया था। उसके अलावा 11th नंबर की मैं इस तरफ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। दक्षायनी वेलायुधन, दक्षायनी वेलायुधन। तो कुछ ये फीमेल्स के नाम याद कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि 15 के 15 नाम याद कर लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं आपको कहूंगी, बिकॉज इतना ज्यादा आपको मैं कहूंगी कि नहीं है जरूरत। बट हाँ, इन 15 फीमेल्स की पिक्चर भी एक साथ हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इतने नाम याद कर लो, मैं ये बोलूंगी कि वो भी बहुत है। ठीक है, याद करना है, मालती रॉय के साथ लीला रॉय भी याद कर सकते हो, 12वें नंबर में लीला रॉय। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लो। रेणुका रॉय भी है, इसके अलावा सुचेता कृपलानी भी है। चलो मैं लिख ही देती हूँ, एक काम करती हूँ, 12 आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, इसमें से मैं स्पेस नहीं बचा बिल्कुल भी, मैं इसको रब करूंगी अब यहाँ पे नीचे वाली। उसके बाद 13th नंबर की लिख रही हूँ मैं, वो यहाँ पे है, लीला रॉय हो गया, रेणुका रॉय। उसके बाद फिर 14th नंबर की सुचेता कृपलानी, इनका नाम सुना होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ये यूपी की फर्स्ट जो है वो भी थी, सीएम भी बनी थी। और गवर्नर फर्स्ट कौन बनी थी, फीमेल गवर्नर, सरोजनी नायडू। और ये जेबी कृपलानी की वाइफ थी, जेबी कृपलानी याद है, जिन्होंने चंपारण मूवमेंट में गांधी जी को बहुत सपोर्ट किया था। और लास्ट आप याद कर लीजिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। आपको पता होगा विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, जवाहरलाल नेहरू
जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वाइफ थी, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये उनकी सिस्टर थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, वाइफ उनकी कमला नेहरू थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप ये याद करोगे 15 फीमेल्स के नाम। तो कभी भी सवाल आता है फीमेल्स के ऊपर, ये सारा आपका डेटा अच्छा खासा आपको एग्जाम के लिए काम में आने वाला है। एग्जाम में सवाल भी आते हैं इससे अच्छे खासे, तो उसको अच्छे से रट लीजिएगा। ये है विमेन के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे, अगले आर्टिकल को देख लेते हैं। इसके बाद अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसके लिए भी रिपोर्ट में काफी बताया गया कि विमेन जो है उनके साथ किस तरीके की भेदभाव किए जाते हैं। तो उस भेदभाव को भी खत्म करने के लिए सरकार जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ स्टेप यहाँ पे लेती रहती है। ठीक है, तो वो ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है, और ये भी मैंने बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है कि हम लोगों को कैसे इम्प्रूव करना है अपने पुराने स्टीरियोटाइप्स को हटाते हुए। यहाँ बैठी हर एक फीमेल मेरी आवाज को सुन के ये चीज को एक अंदाजे में लगा रही होगी कि बहुत जरूरत है कि हमें हर एक फीमेल को आगे बढ़ाने में खूब 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 मदद यहाँ पे देनी। हर एक फीमेल को किसी भी तरीके से कैसे भी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर इंक्रीज करवाना है, लॉज को प्रमोट करना है। चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड के ऊपर। चुनावी बॉन्ड यहाँ पे क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी चुनावी बॉन्ड के अगेंस्ट सुनने को तैयार है। तो चुनावी बॉन्ड होते हैं जब आप चंदा देते हो, इसको मतलब आप ऐसे याद कर लो, ये चंदा के रूप में है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा जाता है। और अब यहाँ पर 2017-18 से जितने भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो सब बातें यहाँ पे की जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि, और ये भी बोला जा रहा है कि इस पे भी डिस्कशन किया जाए कि मनी बिल जो है, ऐसे कोई भी यहाँ पे न्यायालय यहाँ पे डिसाइड करे कि कोई भी धन विधेयक के रूप में पारित करना, मतलब कैसे इसके लिए होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर जो है धन विधेयक मतलब मनी बिल जो होते हैं उसको आप राज्यसभा की मर्जी के बिना पास करते हो, बिल्कुल सही बात है। और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये भी मनी बिल के रूप में आए थे। तो क्यों ये मनी बिल के रूप में आए थे, जब ये लेकर के आए गए थे और 2018 में इसको पास कराया गया था। तो ये मैं पहले आपको बता दूं कि मनी बिल्स होते क्या है। तो देखिए, मनी बिल्स आर्टिकल 110 में लिखे गए हैं। और मनी बिल्स वो होते हैं जो कि आपको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। प्रेसिडेंट की परमिशन मिलने के बाद कोई पब्लिक मेंबर, अब पब्लिक मेंबर कौन होते हैं, पब्लिक मेंबर होते हैं जिसके पास कोई मिनिस्ट्री होती है। जैसे अभी मैं पब्लिक मेंबर की बात करूँ तो अमित शाह पब्लिक मेंबर है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो पब्लिक मेंबर। सो मिनिस्टर्स लोग, तो यहाँ पर पब्लिक मेंबर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बिल को पास कर सकते हैं, और किसी भी जगह पे बिल पास नहीं हो सकता। राज्यसभा की यहाँ पे कोई मर्जी नहीं चलती है। लोकसभा में बिल गया है यहाँ पर, लोकसभा ने पास करा, कौन सी मेजोरिटी थी, सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से। बिल पास जैसे ही हुआ राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा के कोई अहमियत नहीं है वहां पर, राज्यसभा में सिर्फ मुंह दिखाई के लिए बिल जाएगा, सिर्फ 14 डेज के लिए होगा। उसके बाद ये बिल जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। और ऐसा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। स्पीकर की मर्जी होती है कि वो बताएगा कि ये बिल मनी बिल है, ये बिल फाइनेंशियल बिल है, और ये बात को कोई और चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये तो बिल्कुल दादागिरी वाली बात हो गई। ठीक है, ये तो आपको भी सुन के लगा होगा ये तो दादागिरी हो गई भाई, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे तो कोई भी बिल को लेके आओ मनी बिल के रूप में पास करा दो लोकसभा का। तो ऐसी आधार कार्ड के ऊपर भी बात हुई थी, आधार कार्ड भी ऐसे ही पास हुआ है। तो ये तो बहुत गलत है ना, बिल्कुल गलत है ये चीज। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो डोनेशन के रूप में आता है, एसबीआई में डिपॉजिट कराना होता है। और आप 10,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का आप डोनेशन यहाँ पे दे सकते हो। और उस डोनेशन का पैसा जो है वो बिल्कुल वो होगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एनोनिमस रखा जाएगी आपकी जो पूरी पहचान हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या होता है कि पार्टी की फंडिंग यहाँ पे दिखाने के लिए होता है। और वही है कि लोग ऐसा कर लेते हैं कि भाई चंदा यहाँ पे दे देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, जैसे उनको पता है कि ये वाली सरकार आने वाली है, तो अपना काम निकलवाने के लिए वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, चंदा दे देते हैं सरकार को। और इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, 1 करोड़ तक दे सकते हो। तो बहुत फायदा हो जाता है सरकारों को। तो इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। 2017 में यूनियन बजट में इसको लेकर के आया गया था चुनावी बॉन्ड को। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसके ऊपर जो भी बात होगी हम लोग यहाँ पे सुनने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस पूरी बात को सुन के तैयार मान चुका है। ठीक है भाई, 2017 में आए थे यहाँ पर ये बॉन्ड्स, इसको बोला है। बाकी ये 15 दिन के अंदर अंदर आपको एसबीआई में डिपॉजिट कराने होते हैं।
और ये प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला आता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के अगेंस्ट कुछ एविडेंस। हिमालय वेलनेस कंपनी है, सुना ही होगा हिमालयन वेलनेस कंपनी। उसने यहाँ पर ये बोला है, वहां पर एक दी लिवर डॉक्टर के नाम से मशहूर एक है सिरिक एबी फिलिप्स, उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर दी, क्योंकि उन्होंने हिमालय के उत्पादों के ऊपर ये बोला है कि भाई ये गलत उत्पाद है। ठीक है, इन्होंने हिमालय जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके अगेंस्ट बात बोला है। तो बात आ गई है ट्रेडिशनल मेडिसिन ठीक है या मॉडर्न मेडिसिन ठीक है। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन जो है बहुत बाद में आई है, जो कि आप सभी लोग, हम लोग सब यूज करते ही हैं, हम लोग तो खाते ही हैं इन सबको जल्दी से ठीक होने के लिए। ह्यूमन बॉडी में सर्जरी करना, एनेस्थीसिया लगाना, ठीक है, अपने आप उसको ठीक करना, चीजें ये सब आता है मॉडर्न मेडिसिन में। और ट्रेडिशनल मेडिसिन पुराने तरीके से चलती है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, आयुर्वेदा का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई दोनों के बीच में। अब हमारे जो इंडिया है वो आयुष सिस्टम को फॉलो करते हैं। आयुष का मतलब क्या है यहाँ पर? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आज भी लोग बहुत चीजों को होम्योपैथी से इलाज कराते हैं। इवन मैंने भी एक बार कराया था अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, बॉडी पे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स आमे ना, व्हाइट कलर का हो गया था, सिर्फ बहुत छोटे स्पेस पे हुआ था, हैंड्स पे। तो मैंने भी कराया था एंड आई गॉट करेक्टेड, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, विद इन मंथ्स ठीक होगी वो प्रॉब्लम, और बड़ी भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, इट्स नॉर्मल। है ना, कई लोगों को हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा स्किन का डिजीज, तो वो मेरे को भी हुआ था, तो हो गया वो ठीक। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में अभी क्या इश्यूज आ रहे हैं? तो देखो, अभी ये बोला जा रहा है कि ये बहुत पुराने टेक्स्ट हैं, जो जबकि उस समय मॉडर्न मेडिसिन आई नहीं थी, तो अब तो नई नई चीजें आ चुकी है। उस समय ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, अब हमें ज्यादा जानकारी आ चुकी है। और आज के जो मेथड्स है ना, वो हम ट्रायल के बेस पे देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्या उसमें करेक्शन हो सकता है। उस समय पहले ऑब्जर्व करके और मान्यताओं पे चला दिया गया था। और अभी की मॉडर्न मेडिसिन जो है वो ये कह रही है कि वो अपने आप को धीरे धीरे करके और बेटर बनाती जा रही है। इसमें नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, और अगर ये इफेक्टिव नहीं होता तो इसकी जगह पे नए टेस्ट भी किए जाते रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन जो है, क्योंकि एक केस आया और ये केस ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर ही बेस्ड है। अब देखो यार, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडर्न टीचिंग में भी डिफरेंस है। कई लोगों को ऐसे भी समझ आ जाता है, कई लोगों को वहां पर वही जो है ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। तो तरीके तो सबके अलग अलग है ना। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन यहाँ पर ये चीजों के ऊपर काफी ज्यादा डिबेट में चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिक बात ये है कि हमें हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें लड़ाई नहीं लड़नी। हमें लड़ाई नहीं लड़नी कौन ठीक है कौन गलत है, हमें लोगों को ठीक करना है। तो उसी के ऊपर ध्यान ज्यादा दे करके, जो आप ही फालतू की बातें ना फैलाएं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, बात है सिर्फ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोच से है ना सहायता मिलनी चाहिए, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, दैट्स इट। लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो सब तरीके की मेडिसिन अच्छी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेली मानस सेवा मैंने बताया था, ये जो अभी के तीनों आर्टिकल्स पढ़े हैं ये आपके चल जाएंगे मेंस में। पर ये वाला जो आर्टिकल है आपका, ये पूरा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टेली मानस सेवा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे स्टार्ट किया गया था। इसमें 3.5 करोड़ 3.5 लाख लोगों को करीब ठीक जो है वो किया गया। टेली का मतलब क्या? टेलीफोन पे। मानस का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए। और सेवा, किस चीज की सेवा? मेंटल हेल्थ। जब से कोविड आया है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, उसके बाद से मेंटल हेल्थ जो है एक सच में लोगों ने माना है कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ भी कोई चीज होती है। वरना उससे पहले लोग तो मानते ही कहाँ थे, चाहे हमारे परिवार वाले ही क्यों ना हो। कहाँ कहते थे कुछ नहीं है, सब ठीक है, चलाते रहो, सब ठीक है, सब ठीक है। पर आप तो जानते हैं ना कि होती है। मेंटली अगर इंसान परेशान है तो वो किस हद तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है, बहुत से लोगों की जान बचाने की एक पहल, जो कि सरकार ने टेलीमेडिसिन की सेवा शुरू करी है, ताकि आप सभी लोग, अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, वो कोई बात अपने घर वालों से नहीं कह पा रहा है, अपने फ्रेंड से नहीं कह पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो घर में लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज से लेके हो, तो डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक के की जगह जाने की बजाय आप सरकार से मदद लो। है ना, ये ऐड आते हैं, डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक, सौतन से छुटकारा पाए, ये करें बाबा, ये सब नहीं। आप एक साइकाइट्रिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट भी नहीं,
मतलब आप एक तरीके से पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन लो कि ये प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है। प्रॉपर ऑडियो विजुअल की कंसल्टेशन लो, बहुत अच्छी सर्विस है ये सर्विस। आप में से किसी को अगर जरूरत है, वैसे तो मैं चाहती हूँ ऐसी जरूरत ना पड़े किसी को, आप सभी इतने स्ट्रांग बन जाएं बहुत अच्छे से, पर खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ गई ऐसी, तो आप और अपने आस पड़ोसी जो है और अपने फ्रेंड्स, उनसे हालचाल पूछते रहा करिए। उनको भी अच्छा लगेगा, उनसे भी पूछिए कि कैसे हैं क्या है, उनसे भी हालचाल जरूर वक्त बेवक्त पूछते रहिए। तो ये सब जो है 5 रीजनल सेंटर्स खोले गए हैं, 51 स्टेट्स खोले गए हैं, काउंसलर्स यहाँ पे बिठाए गए हैं, ई मानस करके ऐप स्टार्ट की गई है कर्नाटका में। कोविड-19 के समय, कोविड के समय तो बहुत बुरा हाल था, हमने कितने अपनों को खोया है। उस समय तो बहुत जरूरी भी थी कि हम मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दें। तो मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया था, ताकि लोग ये ना समझे कि मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो पागल है। भारत में तो ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा, अगर साइकाइट्रिस्ट के पास कोई व्यक्ति जाए तो वो तो ये सोचता है ये तो पागल है। अरे ऐसा नहीं होता। साइकाइट्रिस्ट पे हो सकता है कि वो अपनी कोई और मेंटल समस्या लेके जा रहा हो, मेंटल नहीं है वो, पागल नहीं है वो व्यक्ति। इस तरीके के सोशल स्टिग्मा को हटाने के लिए जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की कितना इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया में भी बहुत हाई है इसका रेट, इंडिया में सुसाइड का रेट मेंटल इश्यूज की वजह से 1 लाख पर्सन पहुंच चुका है, ग्लोबल एवरेज का। इंडिया में 15 से 29 के बीच में बच्चे लोग ज्यादा करते हैं, कुछ करियर से परेशान, कुछ किसी ना किसी रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स, ये सब जो है सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी है टेली मानस सेवा के रूप में। मेरे हिसाब से ऐसी पहल बहुत अच्छी पहल है, जो कि बहुत जरूरी भी है आज के समय। अगला आर्टिकल आता है एआई। सभी लोग जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में। एआई जो है यहाँ पर उन्होंने हर सेक्टर में चेंज लेकर के आ गए हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम की रील्स को देखें, चाहे आप हॉस्पिटल्स में जाएं, चाहे आप स्कूल सिस्टम में जाएं, बहुत जगह पे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया गया है अभी। बहुत जगह मैंने देखा है, मैंने एक एआई जो है मतलब ये देखा है कि वो हमारे पेपर्स तक को भी चेक कर रहा है, जो कि मुझे बड़ा दुख हुआ यार, पेपर्स नहीं चेक करे एआई। ठीक है, मान लो उसने कुछ गड़बड़ कर दी यार, बच्चे का तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो पेपर चेकिंग तो भाई टीचर ही करे, वही अच्छा है, एआई कैन नॉट रिप्लेस टीचर। लेकिन वही है कि एआई सिस्टम जो पूरा बनाया गया है यहाँ पर, वो बहुत सारे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, विजुअल सबको यहाँ पर चेक कर सकता है। ठीक है, इमेजेस में क्या कर सकता है, बहुत सारे हमारे कैप्शन को सजेस्ट करता है। ठीक है, जैसे आपने कोई कोई भी आपने पोस्ट करना है, कुछ भी आपने अपलोड करनी है चीजें, तो आपको बहुत अच्छा मल्टी मॉडल के रूप में ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काम करके देता है। लेकिन इसके फ्लॉज तो हैं, देखो फ्लॉज हैं अभी भी, प्रॉपरली नहीं आ गया। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नुकसान और फायदे हर चीज के होते हैं। तो चैटबॉट यहाँ पे कराना, और प्रोसेस इंफॉर्मेशन करना, प्रेडिक्शंस लगाना, वेदर फोरकास्टिंग करना, ये सब काम ही करता है। अभी जैसे यहाँ पर हेल्थ केयर की बात करूं, तो हेल्थ केयर में यहाँ पर इन्होंने सारे डेटा को स्कैन करना शुरू कर दिया। इवन ये एक पर्सन के एमआरआई के स्कैन को भी करके बता सकता है कि भाई इस पर्सन की हिस्ट्री क्या रही है, इसको क्या डेवलप आगे हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। व्हीकल्स को चेक करके बता सकता है कि कैसे आप सेफ डिसीजन ले सकते हो आपकी गाड़ी चलाने के समय। तो व्हीकल्स के मामले में भी काफी अच्छी यहाँ पर आपको ये सुविधा दे रहा है। ठीक है, 3D मैप्स बना सकता है, असिस्टेंस आपको दे सकता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सकता है कि आपको क्या समस्या चल रही है अंदर। इंटरनेट एक्सपीरियंस आपको बेटर दे सकता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे जाएगा। जो है गलत गलत चीजों को ही समझा सकता है कि ये गलत है। ट्रांसलेशन कर सकता है, वैसे तो गूगल ट्रांसलेट भी कर सकता है, ये भी और अच्छे से कर सकता है। ठीक है, चैलेंजेस वही हैं कि अगर ये चीजें आ जाएंगी तो हमारी प्राइवेसी बिल्कुल चली जाएगी। क्योंकि अगर ये चीजें हमारी, जैसे बहुत स्कैम और फ्रॉड चल रहा था, मैंने देखा है काफी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, कि एआई का इस्तेमाल करके गलत पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़कियों को गलत तरीके से जो है मैसेजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, उनकी पिक्चर्स का इस्तेमाल गलत हो रहा है, तभी बोला गया कि सब अपने अकाउंट्स प्राइवेट कर लो। ऐसे वैसे से चीजें काफी निकल के आई। तो ये भी तो उसका नुकसान ही है ना, क्योंकि बंदा नहीं कर रहा लेकिन एआई कर रहा है इसको, पर्सन नहीं कर पा रहा लेकिन एआई कर रहा है उस चीज को गलत इस्तेमाल। तो नुकसान फायदे दोनों चीजों के होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्लाउड सिस्टम हो जाएगा, स्टोरेज करनी मुश्किल हो जाएगी, बट एक सिस्टम काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेस टेक इंडस्ट्री, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसरो ने बहुत 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 बढ़िया बढ़िया काम किए। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया, अभी हाल फिलहाल में इसरो ने बहुत सारे मिशन को स्टार्ट किया है, जैसे कि निसार सैटेलाइट, नासा और इसरो की सैटेलाइट, हमारा चंद्रयान 3,
चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ, इसका मुझे जरा पॉइंट बताना। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करो और लिखो, चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ है उस पॉइंट का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है आपको, जहां पे चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी उसको हमारे नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को कौन सा नाम दिया गया है। दो नामों को बताना है, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग वाला नाम, चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग। क्लियर है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताना जरूर जिसको पता है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हमारा शुक्रयान मिशन है, और उसके बाद MOM करके मिशन, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन मिशन को हमने स्टार्ट किया है हाल फिलहाल में इसरो ने। ठीक है, तो इसरो की जो स्ट्रीम है ना वो अप हुई है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कैसे हम कह सकते हैं, स्पेस इंडस्ट्री में डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि सैटेलाइट से डाउन आ रही है सर्विसेज, मतलब कि सैटेलाइट के थ्रू सारी सर्विसेज आ रही हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स और प्रोडक्ट सीधा जो है सैटेलाइट के थ्रू आप फोन कॉलिंग, इंटरनेट यूज कर पाते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप हुए हैं स्टार्ट, जैसे कि आपको याद है विक्रम-S करके आया था एक सैटेलाइट, जो कि स्काईरूट टेक्नोलॉजी हैदराबाद के दो भाइयों ने स्टार्ट की थी, प्राइवेट करके स्टार्ट की थी उन्होंने, कि हम लोग इसरो की मदद लेके लेकिन प्राइवेट रूप में हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो इसरो द्वारा स्टार्ट की गई है। इसरो हमारी पहचान है देश की, अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है यहाँ पर इसरो की। तो इसरो का अभी हाल फिलहाल में अपनी स्पेस इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस साल का। तो उसी के बारे में एक छोटा सा रिवीजन आर्टिकल है आप सभी लोगों के लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत नए नए मिशन को स्टार्ट कर चुकी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं इसरो के, याद रखिएगा इस चीज को। ये हमारे स्पेस डिपार्टमेंट का पार्ट होती है। 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त याद हो जाएगा, 1969 को ये स्टार्ट किया गया था। करीब 54-55 साल इसको हो चुके हैं। बैंगलोर कर्नाटका में इसके हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ इसमें अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। पहले इसका नाम जो है वो इनकोस्पार था, फॉर्मर नेम इनकोस्पार, मतलब कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि जवाहरलाल नेहरू 1962 में स्टार्ट किए थे, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है भाई। और इसके अभी जो हेड है वो सोमनाथ है, श्रीधर सोमनाथ, वो अभी इसको लीड कर रहे हैं। पहले के सिवान थे। अभी जो है ये लॉन्च व्हीकल्स GSLV, PSLV, ASLV, अब तो खैर रिप्लेस हो गया, अब तो PSLV और GSLV चलते हैं। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अब तो LV लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी आ चुका है। तो ये इस तरीके से जो है सैटेलाइट फ्लाइट वही सब स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस भी हैं, लेकिन बहुत फायदे भी हैं हमारे इसरो के। इसरो जो है यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक मार्केट में अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा अनरियलाइज्ड है। रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर बहुत रिलीज हुई हैं। अब बात यही चल रही है कि इसमें अगर हम प्राइवेटाइज कर दें तो बहुत फायदा हो जाएगा। मेरा भी ऐसा मानना है कि बिल्कुल अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं इसको, तो क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन करते ही चीजों को बेटर कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा इसरो का स्पेस जो है ना, लोड बहुत ज्यादा, स्पेस जो लोड रहता है इसरो के ऊपर वो भी थोड़ा कम। ठीक है भाई। अब आता है यहाँ पर एक क्वेश्चन, पढ़ेंगे सब लोग। बहुत ढूंढ करके मैंने एक एक क्वेश्चन बनाया है, और मैं ये चाहती हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ो। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगी, आपको समझाऊंगी। अब क्या है कि एक फीमेल है, बहुत पॉपुलर हुई है, नरगिस मोहम्मदी, क्योंकि अभी इसराइल और हमास वाला वॉर चल रहा है तो वहां पे ये न्यूज में आया। ये एक ईरान की ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है, बिल्कुल सही, जैसे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के जानते हैं आप लोग, ऐसे ही ये जो है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ये हिजाब जो है ईरान में उसके ऊपर खूब बोली। ये ईरान में नोबेल प्राइज विनर रही है। साथ ही साथ इन्होंने हिजाब के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे बात करी है। इनको तेहरान जो ईरान की कैपिटल है, 16 साल की जेल हुई थी इनको वहां पर, क्योंकि इन्होंने हिजाब के अगेंस्ट बात करी थी। इन्होंने ये बोला है कि डेथ पेनल्टी को यहाँ से हटाओ। 2020 में इनको छोड़ा गया जेल से, पर 2021 में इनको फिर से जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद से यही पता चल रहा है कि इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया गया है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जहां पर वो किसी और से नहीं मिल सकती है, अकेले रहेंगी, ऐसी तक खबरें हैं। मतलब इतना बुरा ट्रीटमेंट दिया है ईरान ने।
तो ये इन्होंने काफी ईरान में जो है मदद करी है। तो इनकी सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बस एक गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनको डेडिकेशन की वजह से 2023 में नोबेल प्राइज दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये ईरान की पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला, इनसे जस्ट पहले शिरीन इबादी को भी ये नोबेल प्राइज मिला है, मतलब ये सेकंड फीमेल। ठीक है, शिरीन इबादी ये भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करी है बहुत ज्यादा। इनको, शिरीन इबादी को 2003 में मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, रेफ्यूजी और मुस्लिम विमेन के राइट्स के लिए मिला था इनको, इन्होंने खूब काम किया है उसके लिए, अभी भी है ये। ठीक है, और उसके बाद लंदन ही रह रही है। अब लंदन कहाँ रह रही है, क्या चीज है, किसी को कुछ नहीं पता। इनको बहुत प्राइज मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये लॉयर थी, लेकिन उसके बाद ये कहाँ रह रही है, क्या चीज है, किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल के लिए नरगिस मोहम्मदी जो है, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ये कौन है। ये बिल्कुल आ, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अगले पे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है आर्चिमस एकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये आर्चिमस के एकॉर्ड्स क्या हैं। आर्चिमस एक इंडिया की बात करूं स्पेशली, तो आर्चिमस एक इंडिया में हमारा एक हॉस्पिटल भी आता है। ठीक है, चलिए आर्टेमिस एकॉर्ड को देख लेते हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड ये कहता है कि आर्टेमिस, ये एकॉर्ड सब वर्ल्ड की कंट्रीज यूएस के साथ साइन किए हैं, यूएस और बाकी अदर कंट्रीज ने। स्टार्ट यूएस से ने किया है 2025 तक, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो यूएस होगा, यूएस यहाँ पर 2025 तक, मतलब यूएस और बाकी लोग भी मून तक पहुंचेंगे 2025 तक। मतलब मार्स के आगे मून तक पहुंचेंगे, फिर मार्स तक जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सी कंट्रीज ने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन भी कर दिया है, जिसमें यही बात चल रही है कि हम सब लोग मिलकर के सारी कंट्रीज जो है मून तक पहुंचने की आगे जो है स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यूएसए का है प्लैनेट को एक्सप्लोर करने का। सेकंड, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम माइनिंग करना चाहते हैं, माइनिंग जैसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, इसको इंडिया ने साइन कर दिया है। यूएस से जब गए थे प्राइम मिनिस्टर, तब वो साइन करके आ चुके हैं। इंडिया, इटली और इजराइल, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, चाइना ने नहीं करा है और पाकिस्तान ने नहीं करा है, नेपाल ने नहीं करा। ये हमारे आसपास की जितनी कंट्री हैं, साउथ श्रीलंका, बांग्लादेश, इन्होंने साइन नहीं करा है। जो बड़ी बड़ी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, सऊदी अरेबिया, इन सब ने तो कर दिया है साइन। ठीक है, और ये असल में ये जो पूरा आर्टेमिस अकॉर्ड स्टार्ट किया था हमारे यूएसए ने, वो ये जो इसको साइन किया था, ये 13 अक्टूबर 2020 में किया था। तो डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 2020 इंपॉर्टेंट है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड से सवाल बनते हैं, याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है। समझ गए भाई। आज का हमारा मेंस का प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको नरगिस फेक क्वेश्चन दिया था ईरान में, तो वही सेम चीज है कि आप नरगिस मोहम्मदी के काम को कितना सही मानते हैं कि ईरान में उन्होंने कितने तरीके से काम किया है। तो आप सभी लोग यूट्यूब पे जाके नरगिस मोहम्मदी, जितना मैंने बताया उतना तो पढ़ना ही है आपने, पर उसके अलावा उनकी और गतिविधियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लोगे यूट्यूब पे जाकर के। यूट्यूब पर ईरान की नरगिस मोहम्मदी के काम के ऊपर पूरा रिसर्च करोगे और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज का वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो, वरना फिर वीडियोस में फिर वही ना थोड़ा कम आनी शुरू हो जाएंगी, फिर सही नहीं होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, है ना भाई, क्योंकि हमको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना यार। करो यार कमेंट, अच्छा लगता है। कैसी लगी वीडियो। बाकी ये नरगिस मोहम्मदी के वर्क के ऊपर यूट्यूब पे पूरा देखोगे, आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।